तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जी आप क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा क्लास लेकर आइए ना जिसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हो जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा क्लास। ये एक क्लास आपका पूरे के पूरे हिंदी में 50 नंबर कंप्लीट करवा सकता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये क्लास इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस क्लास में 20 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं भैया ना जो 100% फिक्स होते हैं। मतलब वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। 100% फिक्स का मतलब वो आएंगे ही आएंगे। बाकी जो 30 नंबर के क्वेश्चन है ना वो मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। मतलब इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का पूरा खंड का एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टोटल 7 टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, इनको कोई ऐरा गैरा क्वेश्चन समझकर मत मिस कर देना। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक और बुक से ढूंढा है। 2 से 3 दिन मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तब जाकर ये क्वेश्चन मुझे मिला है। एक एक टॉपिक को ध्यान से समझ लेना। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले ये जान लो। सबसे पहले हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों, 10 नंबर का ये पूछा जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे। ऐसा गद्यांश ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। अगर आप हिंदी का पेपर देने चले गए, आपको गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता ना, मैं ट्रिक भी बताऊंगा भैया। उसके बाद में महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ेंगे, 10 नंबर का ये भी आता है, इसको भी मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। और बाकी जो चारों टॉपिक है ना ये 100% फिक्स होता है। हम लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का, और उस लेखक का पढ़ेंगे जो लगातार आता है। फिर कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का जो लगातार आता है। फिर कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर का, और फिर खंड काव्य। ये जो 4 टॉपिक हैं 100% फिक्स होते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक्स आ गए ना, 2000 लाइक्स का मैं टारगेट रख रहा हूं, और अगर आप सभी ने लाइक करके कमेंट में पीडीएफ लिख दिया ना तो इसका पीडीएफ मैं बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको 2000 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, लाइक करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप लोग खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए खाना खाते हो ना, या कुछ भी खाते हो, वैसे हमें क्लास आगे बढ़ाने के लिए लाइक की जरूरत पड़ती है, वो हमारे लिए खाना है। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। टोटल ये 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय सबको पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। बताओ कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है प्रताप नारायण मिश्र, और फोर्थ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है ना, ये कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। आपका सेकंड ऑप्शन जो है ना बच्चों बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा के संपादक हैं। तो इसको आप लोग देखो, आपको अगर आंसर पता है ना तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप लोग आंसर फटाफट दे देना, ठीक है। इससे हमें भी लगेगा कि बच्चे अच्छे से पढ़ तो रहे हैं। दूसरा, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? यह भी बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, राम कुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या श्याम सुंदर दास की? अरे भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा। आपका थर्ड ऑप्शन एब्सोल्यूट
एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, मतलब ये बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं भारत दुर्दशा के रचनाकार। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या मैं आपसे भी क्वेश्चन कर लूं? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, ऐसे बोल देता हूं, आप लोग आंसर दे देना, सभी बच्चे आंसर देंगे। बताओ बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? किसको किसको पता है? नहीं पता है भाई तो क्यों नहीं पता है, आपके 12th में इनका चैप्टर भी है, मैंने हिंट दे दिया। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे। ठीक है, चलो तीसरा, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये किस युग के लेखक हैं? फर्स्ट है भारतेंदु युग, सेकंड है द्विवेदी युग, थर्ड है छायावाद युग और फोर्थ है प्रगतिवाद युग। अरे भैया सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। कई युग हैं भाई जिसमें से सरदार पूर्ण सिंह जी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो ऑब्जेक्टिव में भाई कुछ नहीं करना है, मंत्र का जाप नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलो, आपको समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। चौथा, जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? जीवन और दर्शन इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? फर्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है राय कृष्णदास, थर्ड है डॉक्टर संपूर्णानंद और फोर्थ है राम वृक्ष बेनीपुरी। अरे भाई जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल सही होगा। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। समझ में आ रहा है? देखो बहुविकल्पीय में कोई ट्रिक नहीं बताना होता, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ो। बाकी मैंने बहुविकल्पीय के जितने भी क्वेश्चन है ना 50-50 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना भैया। ठीक है, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, ऐसे सर्च करना। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो सर्च कर लो, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, हमारा क्लास हाजिर है। चलो पांचवा, मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल ये किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या मुंशी प्रेमचंद? अरे भैया फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। थर्ड ऑप्शन को ना आंख बंद करके टिक कर दो, नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर देख लो, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? हरिवंश पुराण, देखो ये आदिकाल की रचना शायद है, तो इसका नाम भी थोड़ा अच्छा सा है, तो हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है देवसेन, विमल देव, पुष्पदंत या स्वयंभू। भाई स्वयंभू जी हैं हरिवंश पुराण के रचनाकार। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं स्वयंभू, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो भैया 7 नंबर क्वेश्चन देख लो, शायद कितना क्वेश्चन हो गया, हाँ 6 हो गया। 7 नंबर, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये राष्ट्र कवि हैं भाई, और इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है? अनघ, भारत भारती, पंचवटी या सिद्धराज? अरे भैया भारत भारती जो है ना इनका प्रथम काव्य संग्रह है। दूसरा ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर दो। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। देखो एक कामायनी महाकाव्य है जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। कामायनी बहुत फेमस रचना है, तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कुल कितने सर्ग हैं? 9, 12, 15, 17। भाई 15 सर्ग हैं कामायनी महाकाव्य में। जो सर्गों की संख्या है ना वो 15 है। आंख बंद करके थर्ड ऑप्शन टिक करो। चलो बच्चे बड़े 9 नंबर पे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? मतलब सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला? किस रचना पर? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा या स्वर्ण किरण? भाई लोकायतन पर। देखो सुमित्रानंदन पंत जी की एक रचना है लोकायतन, उसी रचना पर सुमित्रानंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। आपका दूसरा ऑप्शन जो है बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही है। 10 नंबर पे आ जाओ, छायावाद युग की कृति है।
है, इसमें से कौन सी रचना है जो छायावादी युग की रचना है? पता है कि नहीं? अरे छायावादी युग के कवियों को जानते हो कि नहीं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब छायावादी युग के कवि और कवित्री हैं। तो इसमें से कौन सी रचना छायावादी युग की होगी? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या रामचंद्रिका? अरे मेरे भाई, कामायनी जो है ना, ये छायावादी युग की रचना है। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, तो छायावादी युग की ये रचना होगी। बाकी एक दो क्वेश्चन तो बनता है भाई, आप लोग बताना कमेंट में, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यामा किसकी रचना है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इन दोनों का आंसर बताइए भैया कि ये किसकी रचना है। सारे बच्चे कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही सही आंसर बताते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पीय बता दिए भैया। अब चूंकि हमें टोटल 7 टॉपिक पढ़ना है तो 10 तो मैंने बता दिया, और भी पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, क्लास मिल जाएगा। अब हम चलेंगे बच्चों ना अपने अगले टॉपिक पे। देखो ध्यान से, अगला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 10 नंबर का आता है। तो चलो भैया अब हम देखते हैं गद्यांश को। अब देखिए स्टूडेंट, गद्यांश में क्या होता है भाई? बिल्कुल हलवा है, बस चिम्मच उठाओ खा लो भाई अच्छे से, ठीक है। गद्यांश में होता क्या है? 10 नंबर का ये पूछा जाता है, ये तो हम सभी को पता है। आपको हिंदी के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा। देखो ये गद्यांश आपको दिया गया है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर जो है ना बच्चों, इसी गद्यांश में मिलेगा। बस आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। देखो बहुत आसान वाला ये गद्यांश नहीं है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर लिखना कैसे, वो तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा ही। लेकिन पहले भैया हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर आंसर को ढूंढना सिखाएंगे, फिर हम आपको लिखना सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो गद्यांश में क्या होता है समझो, पढ़ो इसको, पहले ध्यान से पढ़ो, तभी इन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाओगे। देखो बाकी गद्यांश के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैंने बता रखा है। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस, ये 4 चैप्टर के गद्यांश आपने पढ़ लिया तो बिल्कुल फ्री रहो भाई, फ्री, ठीक है। तो देखो पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ना, अगर आप बहुत अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हो 2027 में, आप चाहते हो इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज लाएंगे ना, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला बैच है जाकर ज्वाइन कर लो बच्चों। उसमें सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास, लाइव क्लास, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, पीडीएफ, सब उसमें मैं देता हूं सभी सब्जेक्ट का। अगर आपको ज्वाइन करना है ना बच्चा पार्टी, तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर लेना। मैं नंबर लिख देता हूं 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप मुझे कॉल या मैसेज करना, कॉल भी कर सकते हो भैया 9918332305, इसी नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर लेना बच्चों। कैसे ज्वाइन करोगे वो मैं बता दूंगा, जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप कम समय में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हो। तो चलो इसको पढ़ते हैं और गद्यांश को सॉल्व करते हैं, वो तो बाद की बात है। चलो, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीतनीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। बस इतना सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इसको पहचान सकता है? किस पाठ का है ये? मैंने कहा था ये गद्यांश बहुत आसान नहीं होने वाला। बताओ ये किस पाठ का है? बहुत जल्दी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेकिन आपको गद्यांश में कहीं अशोक नहीं दिख रहा होगा, कहीं अशोक दिख रहा है। तो हर गद्यांश में ट्रिक नहीं होता बाबू, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो चलो भैया पहले इसको हम लोग, अब हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये किस पाठ से है? अशोक के फूल। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आप तब जान पाओगे जब इसके गद्यांश को हमारे इस क्लास को लिए रहोगे, तभी तो समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए जो भी क्लास आप ले रहे हो बढ़िया लास्ट तक देख लिया करो। अरे आधे घंटे 40 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम, सॉरी
पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 नंबर आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? देखो मैंने लिखा भी है यहां पे, ये लिखा है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए बच्चा पार्टी, मतलब जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो सिर्फ इस 1-2 लाइन की व्याख्या करनी है, जिसके नीचे रेखाएं हैं। रेखांकित अंश का मतलब जिसके नीचे देखो रेखाएं हैं, उसकी अपनी भाषा में व्याख्या कर दो। मतलब इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना है। हिंदी को हिंदी में ही लिखना है भाई, इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीजें समझो। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका आंसर भैया बिल्कुल हलवा तरीके से दिया है पहली ही लाइन में। देखो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। बस 2 नंबर ये भी फिक्स हो गया। कितना आसान है, ढूंढने से ही आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा? तो देखो यहां पे लिखा है, विचित्र देश है वो, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी जातियां यहां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। मतलब भारतवर्ष के निर्माण में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व सबका योगदान रहा है, ठीक है। तो यही हम लिख देंगे, नंबर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखो, आर्य, शक, हूण कहां आए? भैया ये सब भारतवर्ष में आए, हमारे भारत में आए। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट और 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। कितना आसान है ना, एकदम हलवा है, बस खा लेना है भाई। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। सारा आंसर तो मैंने बता दिया। अब लिखेंगे कैसे इसका आंसर? बढ़िया सा प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना कॉपी में। रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके अद्भुत मिश्रण है। देखो ऐसे, रविंद्रनाथ ने डॉट 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 करके अद्भुत मिश्रण है। अब पहला क्वेश्चन है बच्चों, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो हम संदर्भ लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। फर्स्ट हेडिंग डालो, लिखो पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम ऐसे भी संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि संदर्भ में भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते। ये समझ रहे हो ना भैया? चलो लिखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये हो गया लेखक का नाम, ये पाठ का नाम और 2 नंबर बेटा आपके नाम। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, इसको ब्लैक से लिखना, बाकी व्हाइट वाला ब्लू से लिखना। ये होता है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर फिक्स हो गया। दूसरा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, जिसे हम हिंदू रीतनीति कहते हैं, वो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इसको हम रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़िया सा हेडिंग डालेंगे और इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर हम लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिख दो भाई, नंबर मिल जाएगा। ये ध्यान रखना। देखो, हमारे देश के इतिहास का अध्ययन करने से यह विदित होता है कि यहां आदिकाल से ही अनेक विदेशी जातियां आई। उनमें से आर्य, शक, हूण आदि अनेक विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण करके यहां विजय प्राप्त की और यहां के विशाल भूभागों पर अपने राज्यों, साम्राज्यों की स्थापना की। इनमें से अनेक यहीं के होकर रह गए और वैवाहिक संबंधों के द्वारा यहां की उस हिंदू संस्कृति के अंग बन गए। बेटा 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका भी आंसर देख लो भाई। रविंद्रनाथ ने, देखो और भी है, थोड़ा और भी लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में थोड़ा और लिख देना, या उतना भी चलेगा, बहुत बड़ा मत लिखना, लेकिन मैं बता देता हूं, थोड़ा और ऐड कर सकते हो। देखो, हिंदुओं ने जिसकी भी सभ्यता या संस्कृति में जो कुछ भी श्रेष्ठ था उसे ग्रहण किया। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं, नीतियों, आदर्शों आदि पर आधारित जिस भारतीय संस्कृति के दर्शन हमें होते हैं, वो यहां के सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आर्य जाति या उसके बाद बाहर से आने वाली विदेशी जातियों के समन्वयात्मक योगदान का परिणाम है। 2 नंबर भाई, इतना भी लिख सकते हो। देखो, बहुत बड़ा ना लिखना तो भी चलेगा, क्योंकि भाई आपको सिर्फ 2 ही लाइन की व्याख्या करनी है। यहां पे देखो, इन्हीं 2 लाइन की व्याख्या करनी है, तो बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको उतना ही लिखना है जितना चल जाए, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है? तो इसका आंसर यही है, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, क्योंकि यहां की प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। बेटा 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। कितनी आसानी से हम नंबर कंप्लीट कर रहे हैं, आप खुद ही सोचो ना, कितना इजीली। चलो अगला चौथा क्वेश्चन देखो,
भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है भैया? तो मैंने बताया है, भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का, वरन आर्यों के उपरांत आने वाले शक, हूण, नाग तथा यक्ष, गंधर्व, असुर आदि अनेक विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। बेटा 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, एकदम फ्री का नंबर मिल रहा है, उठा लो, लूट लो फटाफट। ठीक है, समझ रहे हो ना? देखो बोरिंग क्लास आपको नहीं लगना चाहिए। जिस बच्चे को क्लास बोरिंग लग रही होगी ना, समझ लो भाई उसका परसेंटेज कम है। क्यों? जब आप रील स्क्रॉल करते हो तब तो बोरिंग नहीं लगता कि भाई बस देख रहे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इंटर बार बार नहीं आएगा। ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो आ भी सकता है। चलो अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन, आर्य शक हूड़ कहां आए? तो इसका आंसर लास्ट पेज में है। आर्य शक एवं हूड़ आदि विदेशी जातियों के लोग समय समय पर भारतवर्ष में आए। 2 नंबर, मतलब बच्चों 10 में 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है अगर ऐसे करके आओगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट सबका ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट, इसका और इसका। ठीक है, और लास्ट में इसका ले लो। हो गया स्टूडेंट, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पे। देखो भैया पद्यांश जो है ना वो गद्यांश की तरह हलवा नहीं होता। पद्यांश में आपको हिंदी मीनिंग निकालना आना चाहिए, तभी आपका 10 नंबर कंप्लीट होगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता ही रखा है। कौन कौन से चैप्टर? पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब जो है ना पद्यांश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हिंदी मीनिंग पहले निकालना होगा आपको, तब इन 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर एक एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। ठीक है, लिखना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग आपको बता देते हैं। ये जो मैंने लिया है ना, पहले पढ़ लो तब बताता हूं। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। मतलब जो श्री राम जी को कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो श्री राम जी के पास गई हैं और पश्चाताप कर रही हैं। कैकेयी का अनुताप। ठीक है, वो कैकेयी जी कहती हैं, देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, मतलब जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, धिक्कार है रघुकुल की उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। लेकिन वहां पे जो सभा है ना, वो कहती है वो माता तो 100 बार धन्य है जिस जननी ने है जना भरत से भाई, जिस जननी ने, जिस माता ने जन्म दिया है भरत से भाई को। वो कहते हैं कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, क्योंकि भरत नहीं चाहते थे कि अयोध्या का राज्य उन्हें अकेला मिले, वो चाहते थे सब मिलकर रहें। फिर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, फिर प्रभु श्री राम के भी साथ पागल होकर जो है, पागल सी प्रभु के साथ जो है वहां की सभा चिल्लाती है, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, 100 बार धन्य वो उस माता के, उस पुत्र की माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई 2 नंबर का ये आएगा। देखो, शीर्षक का नाम है आपका कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भाई। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे किसकी? इन 2 लाइनों की व्याख्या कर देंगे, जो मैंने हिंदी मीनिंग बताया वही लिख देना। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और मेरे प्राण जन्म जन्मांतर तक यही सुनते रहे कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। भाई वही लिख दो जो मैंने हिंदी मीनिंग में बताया, बाकी आप चैप्टर पढ़ लेना। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे कहते हैं कि माता तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। यहां पे श्री राम जी की महानता का पता लगता है, कितने महान थे। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म दिया। बस हो गया मेरे भाई। अब इसका आंसर जब लिखना तो ऐसे करना, निज जन्म जन्म ... करके लाल की माई, ऐसे लिख देंगे। पहला क्वेश्चन था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, लेकिन हम एज अ संदर्भ भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है। देखो,
प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर। मतलब प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये कवि का नाम, ये शीर्षक का नाम और 2 नंबर बेटा आपके नाम। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग दूसरा देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भाई। देखो, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बेटा 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो इसका भी आंसर मैं बता देता हूं। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। देखो 2-2 नंबर कैसे कंप्लीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत आसानी से। अगला 4 नंबर, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो गया। अगला लास्ट वाला देख लो। प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। 2 नंबर। मतलब 10 में 10 करके आओगे अगर ऐसे लिखकर आओगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों 10 नंबर यहां पर भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक बच्चों, तो पद्यांश भी हो गया हमारे लिस्ट में। जो पद्यांश वाला था ना वो यहां पे था। अब हम अपने 100% फिक्स वाले टॉपिक को पढ़ेंगे जो लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य है। ये 100% फिक्स होता है। तो चलिए किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय यानी कि किसी एक लेखक का हम जीवन परिचय देख लेते हैं भैया। तो देखिए स्टूडेंट, लेखक के साहित्यिक परिचय में ना आज मैंने ऐसे लेखक को मैं लेकर आया हूं भैया जो लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, 5 नंबर के। ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी मैंने लेखकों में आपको बताया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोजी सुंदर रेड्डी, इन तीनों का पढ़ लो तो आपका 5 नंबर फिक्स है। देखो मैंने एक ऐसा क्लास भी आपको दिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है। मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो साहित्यिक परिचय लेखक और कवि का एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट भी है। ठीक है, तो चलो भैया आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो जब भी किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखना, पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिख देना। आप जीवन परिचय भी लिख सकते हो या ऐसे आप बॉक्स बना के संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। उसके बाद में हमारा मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो पहले जीवन परिचय या संक्षिप्त परिचय लिख देना, फिर आप लोग साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना, फिर रचनाएं लिखना। आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो पहले जीवन परिचय देखते हैं। देखो मतलब इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब जीवन परिचय में लिखना। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा लिखना है भाई, क्योंकि इसका नंबर आपको थोड़ी ना मिलेगा, आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं का नंबर मिलेगा। अब देखते हैं साहित्यिक परिचय, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, आगे देखो इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। ठीक है,
ये हमारा है। आगे देखो, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको जो पुरस्कार मिले वो भी इसी में लिखना है बेटा। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय का मिलेगा। अब देखिए रचनाएं, देखो रचनाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कौन कौन सी रचनाएं, बढ़िया से हेडिंग डाल के लिखना। देखो, निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य में शूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। और उसके बाद में देखिए ये उपन्यास में कौन कौन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और नामदास का पोथा। ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। आप उपन्यास तक भी लिख सकते हैं, बाकी दोनों चाहे तो ना लिखें, लेकिन लिख दोगे तो अच्छी बात है। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। 2 नंबर रचनाओं का भी मिलेगा, यानी कि आपको 5 में 5 नंबर भैया पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों कवियों में। कवियों में आज मैंने लिया है मैथिली शरण गुप्त जी को। भाई लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये राष्ट्र कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय बहुत ज्यादा आता है। कवियों में मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। इन 3-4 का याद कर लेना, काम खत्म है। तो आज हम मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ेंगे। प्रोसेस सेम है, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर इनका आप पढ़ के चले गए। पहले जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद में हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, फिर रचनाएं लिखेंगे। तो जीवन परिचय देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। ठीक है, तो ये जीवन परिचय है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, साहित्यिक परिचय पे आ जाओ बच्चों। साहित्यिक परिचय में इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय देखो। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ये पुरस्कार है। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। तो इतना आपको लिखना साहित्यिक परिचय में, 3 नंबर कंप्लीट है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में थोड़ा अलग दिया गया, भाई उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रचनाएं देख लो, 2 नंबर इसका मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। 2 प्रकार की रचनाएं हैं, मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। 2 नंबर रचनाओं का भी मिल जाएगा, मतलब बेटा 5 में 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे आप लिख कर आओगे। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इसका भी ले लो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। देखो यहां पे रामधारी सिंह दिनकर जी का मैंने बता ही रखा है, एक का मैंने बता दिया मैथिली शरण गुप्त जी का। ठीक है, बाकी इनका आप लोग पढ़ लेना। इनका मैंने जीवन परिचय वाले क्लास में बता रखा है। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे जाना, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। ठीक है, उसमें सबका मैंने बताया है। मैंने एक लेखक और एक कवि का इसमें बता दिया। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे कहानी। भैया देखो कहानी के भी 5 नंबर 100% फिक्स होते हैं। कहानी में पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है। लेकिन उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारांश, बहुत ज्यादा आता है। पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, दोनों का उद्देश्य भी पढ़ लो। ये भाई आपका 100% फिक्स होता है 5 नंबर। ठीक है, चलो क्या होता है मैं पढ़ देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं, फिर ये कहानी भी फिनिश। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ
परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कट व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक की पत्नी जो निर्मला है वो एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब लेखक की पत्नी जो निर्मला है उनको नौकर की जरूरत होती है। उधर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर ना घर छोड़ के शहर चला आता है और निर्मला के यहां नौकरी पर रख लिया जाता है। लेकिन होगा क्या, देखो निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा काम करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मतलब बहादुर घर का पूरा काम भी करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज की जाती है और मारपीट भी किया जाता है। ठीक है, अंततः झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। भाई अगर किसी ने चोरी ना की और आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आपका स्वाभिमान जो है उस पर ठेस पहुंचेगा। तो झूठी चोरी का इल्जाम भी इस पर लगाया जाता है। अब होगा क्या, देखो अंततः बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। भाई चला ही जाएगा, अगर झूठी चोरी का इल्जाम कोई लगाएगा तो वो घर छोड़ के चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं और अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। मतलब वो सोचते हैं बहादुर आ जाए तो बहुत अच्छे से अब उससे बात करेंगे। ठीक है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा भाई, अगर वो चला गया तो वापस नहीं आएगा। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस हो गया, ऐसे लिखकर आओगे बहादुर कहानी का सारांश 5 नंबर फिक्स है। बाकी पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा तीनों कहानी पढ़ लेना, उद्देश्य और सारांश 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, उसके लिए टेंशन आप लोग मत लेना। ठीक है, तो अभी देखो यहां पे हमने कितने नंबर का क्वेश्चन किया, ध्यान से समझो कितने नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का एक खंड काव्य आता है, टोटल 50 नंबर। अब आप कहेंगे सर जी खंड काव्य तो आपने बताया नहीं। देखो भैया ये जिला वाइज होता है, जैसे यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, तो अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य है। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है वही पढ़ लेना, नहीं पता तो कमेंट कर देना अपने जिले का नाम। ठीक है, बाकी 50 नंबर का आपका हो चुका है। खंड खा पे चलें तो स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था भैया ना सबसे ऊपर, ये जो आपके 7 टॉपिक है वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। 7 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, खंड काव्य अपने जिले के हिसाब से पढ़ लेना। बाकी आपको ये क्लास कैसा लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। अगर आपको वीडियो पसंद आया फटाफट इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।